हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड, खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का प्रैक्टिस सेट पेपर 5वां है ये। इसके पहले हमने 4 पेपर ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो यदि आपने वो पेपर्स नहीं सॉल्व किए हैं तो आप वो पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसमें से हम प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक प्रश्न के साथ में ही और भी उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम इसका प्रैक्टिस सेट डालें तो आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाया करें। एक बात और कि यदि इस प्रैक्टिस सेट के साथ अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के प्रश्न आपको हल करने हैं, तो फ्रेंड्स एक इसमें से सीरीज मैंने बना रखी है। अगर आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लगभग 1000 क्वेश्चन साइंस के मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो साइंस के अगर आप क्वेश्चन हल करना चाहते हैं, और वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ में अगर आप जियोग्राफी के क्वेश्चन चाहते हैं या फिर अगर यूपी स्पेशल आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें से जो भी पढ़ाया गया है फ्रेंड्स, उसका जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है, ताकि आप सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें देखते हैं हम कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो इसमें से प्रश्न रखा गया है, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषक श्रमिक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, और चौथा ऑप्शन है अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। तो समावेशी जो विकास है, इसमें से किसको शामिल नहीं किया जाता है? ये शामिल नहीं किया जाता है अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। समावेशी विकास का मतलब है ऐसा विकास जो सबके लिए हो। ऐसे विकास में सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं, जो कृषक श्रमिक हैं वो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, ये सारे उसमें से शामिल हैं। लेकिन वहाँ पर अर्ध शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो शामिल नहीं है। अगला देखिए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है करों में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी, तीसरा है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, और चौथा है मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो फ्रेंड्स, घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें से क्या होता है कि मुद्रा की बढ़ोतरी हो जाती है। अब मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का क्या मतलब है? मतलब इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। लेकिन देखिए, मुद्रा आपूर्ति का बढ़ोतरी का क्या मतलब है? जैसे जब भी हम घाटा करते हैं, जैसे हमारा जो भी फाइनेंशियल सिस्टम होता है, तो फाइनेंशियल सिस्टम में जब हम पूरे साल का एक पैकेज रखते हैं, तो इस पैकेज में अगर हमने जितना वसूल किया है, मतलब जितना हमारे पास इनकम हुई है, अगर उससे ज़्यादा का हम खर्च करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? घाटे का सिस्टम, मतलब घाटे की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब जब भी हम घाटे की अर्थव्यवस्था करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारी इनकम 100 रुपये है और हम खर्च करना चाहते हैं अपने देश में 102 रुपये, तो ये जो 2 रुपये है इसको क्या करना पड़ेगा? हमें कहीं ना कहीं से कर्ज के रूप में लेना पड़ेगा। जब हम इसको कर्ज के रूप में लेंगे तो क्या होगा कि मुद्रा आपूर्ति की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से घाटे की जब वित्तीय व्यवस्था होगी तो वहां पर मुद्रा आपूर्ति की बढ़ोतरी होगी, और इससे क्या होगा कि हमें मतलब सरकार को कहीं ना कहीं से उसको कर्ज के रूप में लेना पड़ेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजन में सम्मिलित किया गया है? मतलब कि उत्तर प्रदेश में जिला योजन में सम्मिलित किया गया है किसे किसे? ऑप्शन एक है नगर पंचायत, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है क्षेत्र पंचायत। तो इसमें से देखिए, कूट में हमें हल करना है फ्रेंड्स। तो पहला कूट है केवल 1, दूसरा कूट है 1 3, और तीसरा है 2 3, और चौथा है ये सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो हैं ये जो जिला योजना समिति है, इन सब में इसको सम्मिलित किया जाता है। जिला योजना में देखिए अपना ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है और क्षेत्र पंचायत, इन सबको सम्मिलित किया जाता है और इनके डेवलपमेंट के लिए काम किए जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब ये जो घटनाएं दी हैं इनको आपको कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है, और इसके बाद में क्या करना है
कि आपको आंसर मार्क करना है कालक्रम के अनुसार से कूट में। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें गरीबी हटाओ, ठीक है, इसके बाद बात करें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और फिर बात करें क्या, हरित क्रांति। तो देखिए यहां पर 1966 के लगभग हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी। इसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1979 में। इसके बाद ये 1979 नहीं है, 69 है फ्रेंड्स वैसे। अब इसके बाद देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा था, जो इंदिरा गांधी ने दिया था, वो कब दिया था? ये दिया था इन्होंने फ्रेंड्स 80 से 84 के बीच में। मतलब कि जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी वहां पर गरीबी हटाओ का इन्होंने नारा दिया था। अब देखिए, तो यहाँ पर मतलब कि 1966 के लगभग हमने हरित क्रांति का जन्म, मतलब हरित क्रांति का यहाँ पर लागू हुआ। इसके बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1969 में हुआ। इसके बाद में गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया वो 1980 से 85 के बीच में दिया गया। तो हमारे पास देखिए कूट में चूंकि करना है तो कालक्रम के अनुसार से पहले क्रम में क्या आएगा? तीसरा, फिर क्या आएगा? दूसरा, और फिर आएगा पहला। तो इसी हिसाब से हम कूट को यहाँ चुन लेते हैं। तो देखिए इस कूट में क्या है? पहला कूट है 1 2 3, दूसरा कूट है 3 2 1, और इसी को हमने देखा था कि तीसरा नंबर पहले में है ना। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति पहले आई, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और फिर गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया या फिर इंदिरा गांधी द्वारा जो कैंपेन चलाया गया था उसकी बात की गई है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान आप जानते हैं कि सबके लिए शिक्षा, और सबके लिए शिक्षा तो उसका आयु वर्ग क्या रखा गया था फ्रेंड्स? तो यही आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है 4 से 12, दूसरा है 6 से 14, तीसरा है 5 से 15, और चौथा है 5 से 16। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ग था, ये जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं जो इनको मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर देखिए एक अमेंडमेंट हुआ था 86वां संविधान संशोधन, और ये 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इस 86वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का काम किया गया था। शिक्षा अनिवार्य हो, और इसी के साथ साथ में एक जो कर्तव्य था, मौलिक कर्तव्य था, वो भी जोड़ा गया था। तो वो 11वां मौलिक कर्तव्य भी ये जोड़ा गया था कि अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। तो इसे मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया था, और इसे मौलिक मतलब कि अपने जो अधिकार हैं उसमें भी जोड़ दिया गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। तो अगर कभी भी ये पूछता है कि जो सर्व शिक्षा है या बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो उसको भी आप मार्क कर सकते हैं, वो होगा 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में फ्रेंड्स आया था। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है? मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में, या फिर वाराणसी में? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? ये नोएडा पर स्थित है। अब देखिए सॉफ्टवेयर का जो काम होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम होता है, इसके बाद BPO है ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का भारत एक बहुत बड़ा हब है। इसमें से क्या है कि हम विदेश से भी बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, और हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं, ये सारे लोग BPO में बहुत सारा काम करते हैं। और अभी देखिए जो हमारा सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर से ही हमारी सबसे ज़्यादा इनकम होती है। 3 सेक्टर हैं, अगर मान लीजिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो तृतीयक सेक्टर है जो कि सर्विस सेक्टर कहलाता है, तो उसमें भी हम सबसे ज़्यादा इनकम प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारी ये जो इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, ये काफ़ी मजबूत है इंडिया में। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है? आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री
आवास योजना चलाई है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को घर मिल सके। तो इसकी समयावधि क्या रखी गई है? ऑप्शन 1 वर्ष 2014 से 2021, दूसरा 2014 से 2024, तीसरा 2015 से 2022 और चौथा ऑप्शन है 2015 से 2025। तो फ्रेंड्स इसकी जो समयावधि है वो है 2015 से 2022, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला देखिए, ई बीज संबंधित है। ई बीज किससे संबंधित है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, दूसरा है वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, तीसरा है विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, चौथा है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से। तो फ्रेंड्स सरकारी सेवाओं के लिए जो पहुंच है उसके लिए ये एक क्या है? सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही होगा। तो ई बीज जो है वो क्या है? सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार यानी प्लेटफॉर्म है। अगला देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको बताना है जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, जिसमें से हम आप समझ रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पोषण हम प्रदान कर सकें, तो उनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ये जो विकल्प है वो सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, तीसरा है साख सुविधाओं का सुदृढ़ करना, और चौथा है फसलों की मतलब नई विकसित किस्मों को प्रचार प्रसार में लाना। तो इसमें से क्या सही नहीं है? देखिए ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए साख मुद्राओं का जो सुदृढ़ीकरण करना है ये हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का मिशन नहीं है, ये हमारे इंक्लूजन मतलब जो कि हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसका मिशन है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि जो सबके लिए वित्त की सुविधाएं हो सकें उसके लिए ये साख सुविधा वाला तो है, लेकिन ये खाद्य सुरक्षा के लिए नहीं है। तो ये ऑप्शन अपना तीसरा सही होगा। अगला देखिए, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है। मतलब कि जो आयकर अधिनियम की धारा 88 है उसमें से आयकर छूट को समाप्त करने के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश की थी? ऑप्शन है चलैया समिति, केलकर समिति और सोम समिति और रंजन समिति। तो फ्रेंड्स जो कि मतलब जो हम दे रहे हैं लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, या हम कहें कि जो छूट दे रहे हैं आयकर में, वो छूट उनको ना प्रोवाइड की जाए, इसके लिए केलकर समिति का गठन किया गया था जो कि छूट के बारे में हमें बताती है। अगला देखिए, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स एशिया की जो सबसे बड़ी चीनी मिल है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? वो मिलेगी मुजफ्फरनगर में और मुजफ्फरनगर के खतौली में। तो मुजफ्फरनगर के खतौली में चीनी मिल जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी होगी। और आप ये भी जानते हैं कि भारत में गन्ना का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्राज़ील नंबर 1 में होता है, फिर दूसरे नंबर पे हमारे भारत में गन्ना का उत्पादन होता है। अब देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया है विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पिसीकल्चर, ओलेरीकल्चर, और दूसरी सूची में दिया है सब्जी की खेती, मछली पालन, वृक्षों की कृषि और अंगूर की खेती। तो चलिए इसको देखिए मैच करते हैं। तो विटीकल्चर क्या होता है? इसको कहते हैं अंगूर की खेती। इसके बाद में बेजीकल्चर क्या है? बेजीकल्चर होता है फ्रेंड्स वृक्षों की कृषि। पिसीकल्चर क्या होता है? ये होता है मछली उत्पादन या मछली पालन। और ओलेरीकल्चर जो होता है वो होता है क्या? सब्जी की खेती। तो आप देख सकते हैं कि विटीकल्चर को क्या बोलते हैं? अंगूर की खेती। बेजीकल्चर वृक्षों की कृषि, पिसीकल्चर मछली उत्पादन या मछली की खेती। इसके बाद ओलेरीकल्चर क्या होता है? सब्जी की खेती। और ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमने मार्क किया है उसको यहाँ पर कूट में हम इसको सही कर लेंगे। अगला देखिए,
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन 1 टुंड्रा में, ऑप्शन 2 शंकुधारी वनों में, ऑप्शन 3 उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और ऑप्शन 4 चौथा है शीतोष्ण वनों में। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, अर्थात ऑप्शन सी सही है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो भूमध्य रेखा इक्वेटर के 10-10 डिग्री इधर उधर पाए जाते हैं, मतलब 10 डिग्री उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। अगला देखिए, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? मतलब कि वायु शक्ति जो है विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा। तो वायु में जो गतिज ऊर्जा है, अर्थात गतिज ऊर्जा, वो किस में बदलती है? वो मतलब कि विद्युत में बदलती है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला देखिए, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए वर्ष 2008 में, दूसरा है वर्ष 2012 में, तीसरा है वर्ष 2014 में और चौथा है 2015 में। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन पर हमारी जो कार्य योजना है वो पहली कार्य योजना कब हुई? 2008 में, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, जो आंख के लिए निम्नतम दूरी होती है वो क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। और अगर हम मैक्सिमम दूरी की बात करें तो वो कितनी होती है? वो फ्रेंड्स अनंत होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन ए ताप विद्युत तापमापी, ऑप्शन बी विकिरण तापमापी, ऑप्शन सी गैस तापमापी और ऑप्शन डी द्रव तापमापी। तो यहाँ पर पायरोमीटर की बात कर रहा है और पायरोमीटर क्या है? इसको बोलते हैं विकिरण तापमापी। पायरोमीटर से हम 800 डिग्री से ज़्यादा का ही टेम्परेचर माप सकते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु रेडिएशन विकिरण तभी निकालती है जब उसका टेम्परेचर जो है वो 800 डिग्री या 800 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो 800 डिग्री से अगर ज़्यादा है किसी वस्तु का तो वो क्या करेगी कि ऊर्जा का जो बाहर जो निकालेगी वो किस रूप में निकालेगी? विकिरण के रूप में। और पायरोमीटर उसी विकिरण से वस्तु का ताप मापता है। तो अगर हम कहें कि हमें सूर्य का ताप मापना है तो हम कहेंगे कि किससे? पायरोमीटर का उपयोग हम कर सकते हैं। साधारण थर्मामीटर और इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उर्वरक अगर अधिक प्रयोग की जाती हैं तो ये सारे तरह के प्रदूषण होते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी सही होगा। क्यों? देखिए, जब मृदा में डालते हैं ज़्यादा उर्वरक तो मृदा के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो मृदा में लवणीकरण बढ़ जाता है। तो इससे उर्वरक मतलब मृदा प्रदूषण हो गया। जल प्रदूषण कैसे होता है? जब मृदा जो होती है वो जो मिट्टी में घुली रहती है और जब वर्षा होती है तो बरसात में वही उर्वरक जो होती है वो बह जाती है और बह के वो जलाशयों में जाती है, तो इससे जल प्रदूषण हो जाता है। इसके साथ साथ में वायु के टच में आने से वायु प्रदूषण भी हो जाता है। किससे? इससे, क्योंकि कई तरह के जो गैसेज होती हैं उनका जो परसेंटेज है वो फिर बदलने लगता है ज़्यादा उर्वरक उपयोग करने से। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण भी होने लगता है और इस प्रकार से इसका आंसर उपर्युक्त सभी सही था। अगला देखिए, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो जो डायनेमो है फ्रेंड्स, ये डायनेमो क्या करता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अब डायनेमो क्या होता है? देखिए, जब भी जैसे बिजली बनाई जाती है तो बिजली बनाने में डायनेमो का उपयोग किया जाता है।
तो जहाँ भी बिजली पैदा की जा रही है, चाहे वो हमारा जनरेटर हो, चाहे वो हमारे जो ताप विद्युत ग्रह हैं वो हों, या फिर जहाँ हम वाटर से मतलब बना रहे हैं विद्युत वो हों, तो हर जगह हम डायनमो का प्रयोग करते हैं। डायनमो क्या है? एक विद्युत चुंबकीय कुंडली है। इस विद्युत चुंबकीय कुंडली को जब घुमाया जाता है, अब इसको आप चाहे जिस रूप से घुमाएं, तो जैसे ही इसको जब घुमाते हैं तो चुंबकीय प्रेरण पैदा होता है, और उस चुंबकीय प्रेरण से क्या होता है कि विद्युत जनरेट होती है। तो इस प्रकार से वो यांत्रिक ऊर्जा से हम क्या कर लेते हैं? विद्युत ऊर्जा को उत्पादित कर लेते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए धान का खेत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी घास का मैदान, और ऑप्शन डी झील। तो कृत्रिम पारितंत्र कौन है? ये है धान का खेत। कृत्रिम क्यों है? कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, तो मानव के द्वारा ही धान लगाया जाता है। प्रकृति में ऑटोमेटिकली तो वो नहीं उगता है, इसलिए धान का जो खेत है वो क्या होगा? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होगा। मानव निर्मित भी अगर पूछता तब भी हम यही बात कहते। अगला देखिए, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, और ऑप्शन डी विंड वेन। तो वायु की जो गति मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? मापी जाती है एनीमोमीटर से। अर्थात एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। एक चीज और, एनीमोमीटर दो तरह के काम करता है। एक तो वायु की गति मापता है, एक वायु की दिशा भी मापता है। अगर हम यहाँ पर बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर क्या काम करता है फ्रेंड्स? तो बैरोमीटर काम करता है कि वायु का दाब क्या है। तो वायु के दाब के मापन की अगर कहीं बात की जाती है तो वहां पर बैरोमीटर होता है। और यहाँ पर देखिए एक विंड वेन। विंड वेन क्या है? विंड वेन सिर्फ वायु की दिशा को दिखाता है। ये क्या दिखाता है? सिर्फ वायु की दिशा को दिखाता है। इसके बाद यहाँ पर एक टर्म है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं हाइग्रोमीटर। तो ये क्या है? हाइग्रोमीटर डेंसिटी को दिखाता है ना। हाइग्रोमीटर मतलब घनत्व को दिखाना, मतलब घनत्व को प्रदर्शित करता है। अगला देखिए, न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए साधारण पानी, ऑप्शन बी भारी पानी, ऑप्शन सी द्रव अमोनिया, और ऑप्शन डी द्रव हाइड्रोजन। तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं उनमें से प्रशीतक का काम और विमंदक का काम कौन करता है? भारी पानी। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, भारी जल भी कहते हैं, इसका D2O भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी वो होती हैं वेधशालाएं, न्यूट्रिनो होती हैं, वेधशालाएं नहीं, जो कि ये रिएक्टर्स होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं, उन नाभिकीय रिएक्टर्स में भारी जल को बनाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में मिल जाता है? ऑप्शन ए पैन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी ओजोन। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या सही है? इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड में हम जानते हैं कि क्या है? आयरन है। और ये क्या करता है कि हमारा जो ब्लड है ये ऑक्सीजन का वाहक का काम करता है। ऑक्सीजन को ले जाता है, अंदर तक ले जाता है, कोशिकाओं तक ले जाता है। तो ऑक्सीजन के वहन का काम करता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं, तो श्वसन में अगर वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, तब क्या होगा कि ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजन की अपेक्षाकृत कार्बन मोनोऑक्साइड को फ्रेंड्स 200 गुना या 201 गुना के लगभग क्या करता है? उसको तेजी से अट्रैक्ट करता है। 210 गुना के लगभग तेजी से अट्रैक्ट करता है। तो मतलब ये है कि अगर समान मात्रा में ऑक्सीजन और समान मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वायुमंडल में है और वहाँ पर हम सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन जिस हिसाब से मान लीजिए अगर एक अणु ऑक्सीजन का घुलता है तो वहाँ पर हमारे ब्लड में 210 अणु घुल जाएंगे किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? हमारे दम को घुटाने लगेगा और आदमी की फिर मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। इसीलिए अगर कभी कभार देखिए, अगर ऐसा भी पूछता है प्रश्न कि मान लीजिए एक बंद रूम है और बंद रूम में अगर अंगीठी जला के रख दी गई, कोयले की अंगीठी,
गर्म करने के लिए। तो काफ़ी बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो लोगों की मृत्यु ऐसी ही हो जाती है क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस में लेने लगते हैं और फिर उनका दम घुट जाता है और वो मर जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन गैस नहीं है? ऑप्शन है आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, फिर इसके बाद है आपके पास यहाँ पर मीथेन गैस दी है, फिर इसके बाद यहाँ पर N2O नाइट्रस ऑक्साइड दी है और फिर दी है O2 ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन गैस नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रीन गैस का मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ का मतलब है ग्रीन हाउस गैस से। ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं जो टेम्परेचर को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर देखिए मीथेन भी इसका काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका काम करती है, और अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये भी इसका काम करती है, लेकिन ऑक्सीजन ऐसा काम नहीं करती है, मतलब टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है। अगला देखिए, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, वह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। ऑप्शन बी, यह लौह युक्त यौगिक है। ऑप्शन सी, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और ऑप्शन डी है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो हीमोग्लोबिन इनमें से फ्रेंड्स मतलब क्या क्या करता है उसी के हिसाब से हमें यहाँ कूट से इसको हल करना है। अब देखिए, तो एक एक इसको इंटरप्रेट करते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बिल्कुल करता है, तो ये सही है। इसके बाद देखिए, यह लौह युक्त यौगिक है, तो बिल्कुल देखिए इसमें जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमो, तो यहाँ पर हीम में हीम नामक एक रंजक होता है और उस रंजक में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, इसलिए ये आयरन युक्त होता है, मतलब लौह युक्त है, तो ये भी सही है। अगला देखिए, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नहीं फ्रेंड्स, ये प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता है, क्योंकि प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है, वो तो हमारी जो व्हाइट सेल्स होती हैं, WBC जो होती है, ये WBC प्रदान करती हैं हमें, तो ये ऐसा नहीं है। अगला देखिए, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हाँ बिल्कुल, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो हमारा इसमें देखिए सी ऑप्शन गलत है। तो अब कूट में देखते हैं, जहाँ पर तीसरा नहीं होगा वही हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें से अगर आप देखें, पहले में तो पहले में तीसरा है, दूसरे में भी है, इसमें भी है, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसका वो जो है क्या 1, 2 और 4 है। अगला देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। ऑप्शन ए सौर सेल, ऑप्शन बी थर्मल सेल, ऑप्शन सी सल्फर सेल और ऑप्शन डी मोलर सेल। तो प्रकाश वोल्टीय सेल कैसे होते हैं, ये सौर सेल से होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं, देखिए जो हमारा जर्मेनियम और सिलिकॉन जो कि ये अर्धचालक कहलाते हैं, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं ये प्रकाश वोल्टीय सेल, जो आपने वो पैनल देखे होंगे प्रकाश वोल्टीय सेल के, जिससे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो ये इसमें से प्रकाश वोल्टीय सेल बनाए जाते हैं, और ये किसके, अर्धचालकों के होते हैं, जो मैंने बताया कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के। तो ये प्रकाश वोल्टीय सेल सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत बनाने में उपयोग में आते हैं। अगला देखिए, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए स्तनधारी जीव, ऑप्शन बी हिमयुग, ऑप्शन सी ब्रह्मांड और ऑप्शन डी महासागर। तो बिग बैंग फ्रेंड्स क्या करता है, ये ब्रह्मांड के बारे में बताता है। एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंतियर, जॉर्ज लेमेंतियर। तो जॉर्ज लेमेंतियर थे, इन्होंने बिग बैंग की कंसेप्ट दिया था, और इसमें इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड शुरुआती में एक बहुत ही सूक्ष्म था, इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा था, ताप बहुत ज़्यादा था, फिर अचानक इसमें विस्फोट हो जाता है, और जैसे ही विस्फोट होता है तो उसी विस्फोट के दौरान हमारे ब्रह्मांड का प्रसार शुरू हो जाता है और इस ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। वर्तमान समय में हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, क्योंकि आकाश गंगाएं जो हैं ये बाहर की ओर फैलती जा रही हैं। तो इस प्रकार से बिग बैंग का जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला देखिए, कैफीन क्षारक उपस्थित होता है। ऑप्शन ए केवल चाय में, ऑप्शन बी केवल कॉफ़ी में, ऑप्शन सी चाय और कॉफ़ी दोनों में, ऑप्शन डी नींबू में।
तो कैफीन जो होता है वो किस में होता है फ्रेंड? चाय और कॉफ़ी दोनों में होता है। देखिए जैसे अब ये चीज़ें होती क्या हैं, जैसे कैफीन है, निकोटीन है, निकोटीन जैसे तंबाकू में पाया जाता है। अब लोगों की आदत क्यों बन जाती है? जैसे अगर कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि लोगों की आदत मतलब तम्बाकू अगर एक मतलब कुछ समय तक खाता रहेगा तो तम्बाकू खाने की आदत, बीड़ी पीता है तो बीड़ी पीने की आदत, अगर गुटखा खाता है तो गुटखा खाने की आदत, ये बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इनमें जो निकोटीन है, कैफीन है ना, तो ये चीज़ें जो पाई जाती हैं ये मनुष्य की तंत्रिका तंत्र को क्या करती हैं? उत्तेजित करती हैं। और तंत्रिका तंत्र जब भी उत्तेजित होती हैं तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को एक एक्साइटेडमेंट लगती है, तो उसी एक्साइटेडमेंट की वजह से वो व्यक्ति उन चीज़ों का आदी हो जाता है। तो इसलिए ये जो अपना कैफीन है या फिर एक थीन नामक भी होती है, एक थीन होता है, क्या थीन क्षारक, ये चाय में पाया जाता है फ्रेंड्स, है ना। अगर थीन पूछा जाए कभी तो चाय में पाया जाता है, कैफीन तो कैफीन दोनों में, चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। तो इसलिए, और जैसे निकोटीन मैंने अभी बात की, तो निकोटीन क्या है कि तंबाकू में पाया जाता है। तो तंबाकू आप चाहे गुटखे के साथ खाएं, बीड़ी सिगरेट पिएं, या फिर मान लीजिए आप किसी भी तरह से अगर लेते हैं तो वो आपको आदत में इसीलिए ढाल देती है। अगला देखिए, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि क्विनैन का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन ए सिनेमन की छाल से, ऑप्शन बी सिनकोना की छाल से, ऑप्शन सी तुलसी की पत्तियों से, और ऑप्शन डी कत्था वृक्ष की छाल से। तो मलेरिया की जो दवा है फ्रेंड्स वो किससे बनाई जाती है? सिनकोना से बनाई जाती है, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। और ये एक चीज़ और, अभी देखिए जो कोरोना का समय रहा है, तो कोरोना के समय में भी इस से बनी जो दवाई है, मलेरिया की दवाई को भी उसको ठीक करने में उपयोग किया गया था फ्रेंड्स। अगला देखिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस प्रयोग के लिए? ऑप्शन ए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए, ऑप्शन डी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो आइंस्टीन को फ्रेंड्स किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये बहुत ही कह सकते हैं कि महान वैज्ञानिक थे, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था E बराबर mc²। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो प्रकाश है और जो पदार्थ है ये सारे एक दूसरे पे बदल सकते हैं। चूंकि ये एक दूसरे में बदल सकते हैं, इसीलिए अगर हम वर्तमान की ब्रह्मांड की कंसेप्ट देखें, कहें कि ब्रह्मांड क्या है, तो वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड सिर्फ एक ऊर्जा का निकाय है। इट इज जस्ट ओनली अ एनर्जी, ओनली एनर्जी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एनर्जी है, सिर्फ ऊर्जा है। क्योंकि हमें पता है कि जो भी मैटर है अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो सकता है ऊर्जा में। तो इसलिए, और यहाँ पर देखिए जो ये बनाया एनर्जी, और ये मास, और यहाँ पर सी जो था, ये सी क्या था? प्रकाश की चाल थी, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो इस प्रकार से ये वैज्ञानिक थे, और इनको अब देखिए इन सारी चीज़ों के लिए इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। किसके लिए मिला? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। अगला देखिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी प्रतिरूपण, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन, और ऑप्शन डी संयोजन। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन ये कहलाता है उत्परिवर्तन। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, ह्यूगो डी ब्रीज। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इस उत्परिवर्तन के सिद्धांत पे उन्होंने क्या बताया था कि जो मनुष्य का विकास हुआ है या फिर किसी भी नेक्स्ट पीढ़ी का जो विकास होता है वो अचानक हो जाता है। तो अचानक विकास की जो कंसेप्ट का ही मतलब बताया गया, वो ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा बताया गया, और इसे हम उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ पर देखिए अनुक्रम आधार परिवर्तन मतलब कि जीन का परिवर्तन अचानक हो जाना ये। अगला देखिए, मानव सादृश्य लघु कपि है। ऑप्शन ए गिबन, ऑप्शन बी चिंपैंजी, ऑप्शन सी गोरिल्ला, और ऑप्शन डी है ओरंगुटान। तो मानव के सादृश्य लघुतम कपि, मानव जो है उसके जो समीप कपि है वो कौन है? चिंपांजी।
क्योंकि इसकी जो संरचना है और जो इसका डीएनए है वो काफ़ी हद तक फ्रेंड्स मैच करता है, इसलिए चिंपांजी जो है वो मनुष्य के काफ़ी ज़्यादा करीब होता है। एक चीज़ और देखिए, जैसे हमारे जो गुणसूत्र हैं तो आप जानते हैं कि 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र हम में पाए जाते हैं, लेकिन वहीं अगर चिंपैंजी की बात करें तो उसमें 48 इतने गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, मतलब 48 गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं और मानव में 46। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु होता है या होते हैं? ऑप्शन यहां पर देखिए, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरेमीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर जल में हमें कीटाणु रहित करना है जल को, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन डाइऑक्साइड मिला देंगे, या फिर कभी अगर ऐसा भी पूछें कि सीधे सीधे अगर क्लोरीन ऑप्शन आ जाए तब भी आप उसको ऑप्शन को टिक कर लेंगे, क्योंकि क्लोरीन जो होती है वो जीवाणु नाशक होती है। अगला देखिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ताड़ का तेल, ऑप्शन बी नारियल का तेल, ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन डी राई मतलब सरसों का तेल। तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? वो है फ्रेंड्स गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ई क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है फ्रेंड्स टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से बंधता रोग हो जाता है ना, जनन बंधता, मतलब कि अगर स्त्रियां हैं तो स्त्री बांझ होना जैसे कहते हैं, या फिर पुरुषों का बांझ होना, तो ये विटामिन ई की कमी से हो जाता है। अगर विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में दी जाए तो प्रजनन की क्षमता जो है, जनन की क्षमता है, वो ह्यूमन में बढ़ती है। तो ये मिलता कब किस में ज़्यादा है? ये जो गेहूं अंकुरण है इनमें ये काफ़ी मात्रा में मिलता है। अगला देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है। ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, और ऑप्शन सी है शरीर के संतुलन के लिए, और ऑप्शन डी है इन तीनों के लिए। तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है फ्रेंड्स? इन तीनों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मस्तिष्क ही हमारे पूरे शरीर का संचालन करता है, यहाँ तक कि हमारी जो भी फिजिकल क्रियाएं हैं, मेंटल क्रियाएं हैं, आगे इमोशनल क्रियाएं हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों का जो काम है वो सारा चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा माइंड ही कंट्रोल इनको कर रहा है। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, दूसरा वन संरक्षण अधिनियम 1982, अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, और फिर अगला है पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। तो देखिए, जो वन्य जीव संरक्षण था ये कब था? ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसके तहत जो जीव हैं, जो भी जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी और ये सब हैं, इनको संरक्षण प्रदान किया गया। अगला देखिए, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रेट, तीसरा अमोनिया, और चौथा है नाइट्राइट। तो पौधे किस रूप में लेते हैं नाइट्रोजन को? वो लेते हैं फ्रेंड्स किस में? नाइट्रेट के रूप में। अब ये नाइट्रेट देखिए बनती कैसी है? तो देखिए, जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। इसके लिए जीवाणु उपयोग होते हैं, जैसे कि जो दाल वाले पौधे होते हैं उनमें जो राइजोबियम पाया जाता है वो क्या करता है? वो यही तो काम करता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, फिर वो पौधों के द्वारा ले ली जाती है और फिर इसी के द्वारा प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो प्रोटीन के लिए भी ये आवश्यक है। अगला देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन बी प्लेटलेट की संख्या में, ऑप्शन सी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में, और ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में। तो फ्रेंड्स आप देखिए, ल्यूकेमिया को ब्लड का कैंसर बोलते हैं, रक्त का कैंसर। तो इसमें क्या होता है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अचानक से ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे ही श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? ब्लड का कैंसर हो जाता है। और ब्लड कैंसर हो या फिर कोई भी कैंसर,
कोई भी कैंसर आखिर है क्या? कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि ही कैंसर कहलाती है। तो वो चाहे किसी भी रूप में हो तो वो कैंसर हो जाता है। अगला देखिए, युग्म सुमेलित करना है फ्रेंड्स। उसमें युग्म में हमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ना। युग्म 1 से युग्म 2 में से कौन सुमेलित नहीं है? थायमीन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, विटामिन ए वर्णांधता, विटामिन के रक्त जमना। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? इसमें से ये सी नंबर का सुमेलित नहीं है। कैसे? विटामिन ए से वर्णांधता नहीं होती है, विटामिन ए से रतौंधी होती है। और वर्णांधता क्या है? वर्णांधता में होता है कि ये एक जेनेटिक बीमारी है और इसमें कलर का मतलब पहचान नहीं कर पाता है व्यक्ति। जैसे मान लीजिए लाल और हरे में पहचान उसको करना है तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये लाल कलर है कि ये मतलब हरा है, तो उसे वर्णांधता कहते हैं। और ये वर्णांधता जो होती है ये जन्मजात रोग है या फिर जीन के द्वारा प्रभावित होता है। और बाकी चीज़ें सही है। देखिए जो थायमीन है ये बेरी रोग होता है ना, विटामिन बी का है ये। और स्कॉर्बिक है ये विटामिन सी है और स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद यहाँ देखिए विटामिन के का काम क्या होता है? रक्त का जमना। तो ये सारा कुछ सही था। अगला देखिए, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित होता है। ऑप्शन ए बुलीमिया, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया नार्वोसा से और ऑप्शन डी है अति अम्लता से। तो देखिए एनोरेक्सिया नार्वोसा अगर किसी व्यक्ति को ये रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि मैं कब मतलब मेरा पेट कब भर गया है ना, जिसे छकना कहते हैं कि मतलब ये उसको पता ही नहीं चल पाता। और इस वजह से वो भोजन मतलब इतना ज़्यादा कर जाता है कि उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इस जो समस्या है ये एनोरेक्सिया नार्वोसा से होती है। अगला देखिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? बी पॉजिटिव यानी बी प्लस ग्रुप, या फिर ओ समूह, या फिर ए बी समूह, या फिर ए प्लस समूह। तो देखिए सर्वदाता कौन होता है? वो होता है, क्योंकि ये सारे उस मतलब सारे लोगों को ये ब्लड दे सकता है। तो ओ ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता। अगर हम यहाँ पर अगर बात करते कि सर्वग्राही कौन सा होता है तो सर्वग्राही यहाँ पर ए बी होता है। तो ए बी सर्वग्राही है और ओ क्या है? सर्वदाता है। कार्ल लैंड स्टीनर जो मतलब थे उन्होंने ब्लड को 4 ग्रुप में क्या किया था? उन्होंने ही बांटा था, कार्ल लैंड स्टीनर ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन ए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो देखिए प्रसाद पर्यंत जो पद धारण करता है वो कौन करता है? महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 है ना, ये जो है ये महान्यायवादी के बारे में बताता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा जो सरकार का कानूनी अधिकारी होगा। मतलब कि कानून के बारे में जो भी सलाह देनी है वो किसके द्वारा दी जाएगी? इसी के द्वारा दी जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन है आपके पास विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ पर जो न्यू है वो कौन है? गोंडवाना है। यहाँ पर देखिए जो धारवाड़ चट्टानें हैं ये सबसे काफी प्राचीन है। आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं तो आर्कियन युग की चट्टानें जैसे परिवर्तित होती हैं धारवाड़ की चट्टानें बन जाती हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो कोटप्पा की चट्टानें, फिर इसके बाद विंध्यन की चट्टानें और इसके बाद में गोंडवाना की चट्टानें पाई जाती हैं, या मतलब उनका इस तरह से परिवर्तन होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देखिए हवाएं दी हैं और एक तरफ उनकी स्थान दिए हैं कि वो जो हवाएं हैं वो किस जगह पर मतलब कि बहती हैं। हवा का नाम दिया है देखिए फोह, आल्पस पर्वत, बोरा पोलैंड, मिस्ट्रल राइन घाटी
और इधर पे चौथा दिया है खमसिन मिस्र। तो यहाँ पर देखिए ये जो मिस्ट्रल हवा है फ्रेंड्स, ये जो मिस्ट्रल हवा है ये राइन घाटी पे मतलब कि नहीं बहती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये वाला ऑप्शन अपना मतलब सुमेलित नहीं है। बाकी अगर फोह की बात करें तो ये आल्पस पर्वत पे बहती है, बोरा जो है ये पोलैंड पे बहती है, और खमसिन जो है ये है मिस्र में बहती है। देखिए खमसिन को ही हम कहते हैं कि मतलब ब्लड वाली रेन कहते हैं खमसिन को ही। तो इस प्रकार से ये सुमेलित है। अगला देखिए, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से मतलब उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए एक तरफ जनजाति दी गई हैं और एक तरफ उनका क्षेत्र दे दिया गया है। चलिए इसमें देखिए अब, तो यहाँ पर देखिए दिया है खिरगीज, बुशमैन, एनू, बद्दू, और दूसरी तरफ दिया है जापान, अरब, मध्य एशिया और कालाहारी। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए जो खिरगीज जनजाति हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं मध्य एशिया में। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखें कि ये बद्दू देखिए कहाँ पे पाई जाती है, ये सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। एनू है, देखिए एनू जापान में पाई जाती है। बुशमैन कहाँ पे, कालाहारी में पाई जाती है। और बद्दू कहाँ पे, अरब पे पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और, ये जो बद्दू है फ्रेंड्स, ये बद्दू मतलब कि जो सहारा मरुस्थल है वहां भी पाई जाती है और ये अरब में भी पाई जाती है ना। तो इस प्रकार से हम इसको मार्क कर लेंगे। तो देखिए खिरगीज जनजाति कहाँ, मध्य एशिया क्षेत्र में। बुशमैन कहाँ पे, कालाहारी। अब कालाहारी कहाँ पे है, ये अपना जो अगर अफ्रीका महाद्वीप में जाए तो अफ्रीका में जो बोत्सवाना है, तो बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। उसी कालाहारी मरुस्थल में ये बुशमैन पाए जाते हैं। एनू जापान में पाए जाते हैं और ये जो बद्दू हैं फ्रेंड्स ये अरब में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारा कूट होगा हम इसको मार्क कर लेंगे। अगला देखिए, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से उनको अवरोही क्रम से मतलब बड़े से छोटे की ओर क्या करना है, उसको क्रम में रखना है। तो देखिए क्या कौन कौन सी दी हैं, ग्रेट बैरियर, बैकाल, विक्टोरिया, सुपीरियर। तो देखिए सबसे बड़ी जो झील है इनमें से कौन सी, सुपीरियर है, मतलब कि पहले ये होनी चाहिए। देखिए सुपीरियर झील कहाँ है, आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वो सुपीरियर ही है। इसके बाद में फिर कौन सी झील है, फिर है विक्टोरिया झील, फिर इसके बाद बैकाल झील और इसके बाद ये ग्रेट बिटर। तो इस प्रकार से अपना ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको देखिए, जैसे ये विक्टोरिया झील है ये कहाँ पे है, हम अफ्रीका महाद्वीप में जाएं तो उधर मिल जाएगी। बैकाल हमें रूस में मिल जाएगी। ग्रेट वियर झील है ये फिर यूरोप में मिल जाएगी हमें। तो इस प्रकार से ये झीलें हैं। और ये सुपीरियर जो झील है ये कहाँ पे है, ये है अमेरिका और कनाडा की सीमा में। अगला देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी सिपकीला, ऑप्शन सी चुम्बी घाटी और ऑप्शन बी है बनिहाल। तो फ्रेंड्स अगर हमें श्रीनगर से लेह लद्दाख की ओर जाना है तो वहाँ पर हमें जोजिला जो दर्रा है इससे गुजरना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम सिपकीला की बात करें तो सिपकीला दर्रा जो है वो हमें ये भी जम्मू कश्मीर नहीं, ये फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, सिपकीला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और ये चुम्बी घाटी कहाँ पे है, ये फ्रेंड्स अगर आप जाएं जो अपना उत्तर पूर्व का रीजन है, और उत्तर पूर्व के रीजन में अगर आप जाएं जहाँ पे भूटान है, तो भूटान में एक डोकलाम विवाद हुआ था। तो डोकलाम जहाँ विवाद हुआ था वहीं पर है ये चुम्बी घाटी। अगर बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल कहाँ से है फ्रेंड्स, ये जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल का प्रयोग किया जाता है जो कि जम्मू कश्मीर में है। एक दर्रा और है फ्रेंड्स बुर्जिल। तो बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर से गिलगिट की ओर जाने की ओर मतलब यूज किया जाता है। तो ये दर्रे थे जिनका हम यहाँ पे विवरण देखते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में बताना था कि लेह जाने के लिए, तो लेह जाने के लिए जोजिला दर्रा प्रयोग में आता है। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ बंदरगाह है और एक तरफ देश है। रॉटरडम, इमाकी
और यहाँ पर देखिए बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पर देखिए रॉटरडम नीदरलैंड, इमाकी चीन, मॉन्टेविडियो उरुग्वे और जकार्ता इंडोनेशिया। तो यहाँ पर देखिए जो इमाकी है फ्रेंड्स, ये इमाकी चाइना में नहीं है, ये कहाँ पे है, रूस में है। और बाकी देखिए रॉटरडम कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, ये सही है। मॉन्टेविडियो ये उरुग्वे में है, ये भी सही है। जकार्ता इंडोनेशिया, ये भी सही है। तो इसमें जो इमाकी है, ये इमाकी कहाँ पे है, चाइना में न होके ये कहाँ पे है, रूस में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे जो हमने इसमें से देखे, और आई होप आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और फ्रेंड्स अगर देखिए ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और मेरा विश्वास है फ्रेंड्स कि अगर आप इससे जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोशिश रहेगी हमारी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस चैनल में नए हैं तो मैं फिर से कहूँगा फ्रेंड्स कि इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिलती रहे। थैंक यू।